हाँ, तो टाइम एंड वर्क चैप्टर रिलेट हो जाता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ में। कहाँ गया? टिंग टिंग हुआ फिर गायब हो गया अचानक, कोई आया था वो गायब हो गया। एडमिट करना पड़ेगा, पता नहीं फिर से आने दो। हाँ, तो टाइम एंड वर्क जो है वो रिलेट हो जाता है तुम्हारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के साथ में। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो एक पार्ट किए थे, दैट इज डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। तो उसमें मैंने तुम लोग को बोला था कि कोई भी दो चीज़ जो है एक दूसरे के साथ में या तो डायरेक्टली रिलेटेड होती है या फिर इन्वर्सली रिलेटेड होती है। और डायरेक्ट रिलेटिव जब होते हैं तो क्या होता है और इन्वर्सली रिलेटेड होने पे क्या होता है फाइनली, वो मैंने बताया था। तो उसी को लेके तुम्हारा जो ये टाइम एंड वर्क चैप्टर का कंसेप्ट जो है वो वहीं से स्टार्ट होता है। इस चैप्टर का सबसे पहला टाइप और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप होता है चेन रूल। अगर तुमको ये चेन रूल समझ में आ जाएगा तो ये चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो यही है, चेन रूल। क्योंकि हर वो टाइप्स जो हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस में करेंगे टाइम एंड वर्क में, वो कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा इस टाइम एंड मतलब चेन रूल के साथ में। तो ये चेन रूल क्या होता है? तो सबसे पहले तो एन, डी, टी और डब्ल्यू, जिसमें एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मैन, डी का मतलब होता है नंबर ऑफ डेज, टी का मतलब होता है टाइम इन आवर, और डब्ल्यू का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो चेन रूल क्या करता है? इन चारों को एक फॉर्मूला से रिलेट करता है। तो एक बार देख लो सब टर्म्स जो मैंने यूज किए हैं। एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मैन, डी इज द नंबर ऑफ डेज, टी इज द टाइम इन आवर, एंड डब्ल्यू इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो अगर मैं इनमें से एन और डी को ले लूँ और तुम लोग से पूछूं कि नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज का किस तरह का रिलेशन हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मुझे एक काम को 30 दिन में करना है और मैंने 100 आदमी लगाए हुए हैं, और अचानक से मैंने क्या किया कि 150 आदमी कर दिए, तो ये जो डेज है ये ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा? कम लगेगा, कम जाएगा, क्योंकि मैंने मैन पावर बढ़ा दिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एन और डी के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। एन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम आदमी लगाएगा तो तुम्हारा काम जो है वो उतना ही जल्दी या उतने ही कम डेज में हो जाएगा। सेम उसी तरीके से एन और टी। अभी ये डी और टी में क्या फ़र्क होता है इसको समझो पहले, क्योंकि कोई भी इंसान पूरे 24 घंटे तो काम कर नहीं सकता है। सपोज मैं कहता हूँ कि एक इंसान 10 दिन में काम को कर लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 10 दिन 24 घंटे काम कर रहा है, वो उन डेज में कुछ एक घंटों तक काम कर रहा है। तो जितना ज़्यादा वो घंटे काम करेगा, तो अगेन वही बात होगी कि नंबर ऑफ मैन पावर जो है वो क्या होगा, उसके साथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा घंटे काम अगर कर लेंगे कुछ आदमी, तो नंबर ऑफ मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एन इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम इन आवर। अब बात आती है एन का डब्ल्यू के साथ रिलेशन। मैंने एन का डी के साथ देख लिया, एन का टी के साथ देख लिया, आप देखूंगा एन का डब्ल्यू के साथ। डब्ल्यू होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन। सपोज कर लो, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि 10 आदमी मिलके 40 मीटर ऊंची दीवार बना सकते हैं। अब अगर मैं 50 आदमी लगा दिया तो क्या वो छोटी दीवार बनाएंगे या और बड़ी दीवार बना सकते हैं? सोचो इसके बारे में। मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब जितना जितना ज़्यादा आदमी होंगे तो वो जो काम करेंगे वो ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे। जैसे मैंने मैंने एग्जांपल दिया अभी कि 20 आदमी मिलके, हाँ 20 आदमी मिलके 50 मीटर ऊंची दीवार बना सकते हैं। अब अगर मैं 40 आदमी लगा दूँ तो वो ज़्यादा ऊंची मीटर दीवार बना देंगे, है कि नहीं? ये चीज़ समझ में आ रही है? हाँ, तो फिर इसका मतलब हुआ कि एन का अमाउंट ऑफ वर्क डन या डब्ल्यू के साथ डायरेक्ट रिलेशन हो गया। अब इन तीनों को, जैसे हम क्वेश्चंस जब कर रहे थे डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन में, तो इन तीनों को हम लोग फाइनली क्या करते थे, एक स्टेप में लाके रिलेट करते थे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ फर्स्ट जो मैंने लिखा है एन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d, तो यहाँ से अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो ये बन जाएगा एन इज इक्वल्स टू के बाई डी, जो कि एक फॉर्मूला देगा एन डी इज इक्वल्स टू के। यहाँ से हटाऊंगा तो ये बन जाएगा n इज इक्वल्स टू के बाई टी, और ये दे देगा मुझे एन टी बाई के। और यहाँ से हटाऊंगा प्रोपोर्शनलिटी का साइन, तो n इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू, तो यहाँ से आ जाएगा n बाई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू के। तुम चाहो तो इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 बना लो। और जब मैं इन तीनों को कंबाइन करूँगा, इन तीनों इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन कर देता हूँ, तो मेरे पास में एक रिलेशन निकल के आता है एन डी टी अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू के। मैं इसको ऐसे लिख लूँ और बाद में इसको फिर डिराइव करूँ, N1D1T1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू N2D2T2 अपॉन W2।
और यही इसी को हम लोग बोलते हैं चेन रूल। अब ये जो चेन रूल है ये मैंने तुमको डेरिवेशन के साथ बताया है। मैं चाहता तो सीधा ये फॉर्मूला लिखवा के भी काम स्टार्ट करवा सकता था, बट ऐसा करने से तुमको कभी ये नहीं पता चल पाता कि हुआ क्या, ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो ये मैंने तुमको पूरा डिराइव करके दे दिया कि जो चेन रूल होता है वो पहली बात तो डिराइव करते समय हम लोग को डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन का कंसेप्ट यूज़ करना पड़ता है, और उसको यूज़ करके जो फाइनल आंसर हम लोग का बन के आया या जो फाइनल फॉर्मूला हमारा बन के आया वो ये। तो फॉर्मूला इज N1D1T1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू N2D2T2 अपॉन W2। अब इसमें बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हर साल वो पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क तुम्हारा जो चैप्टर है वो तुम्हारा एग्जाम में CDS के अंदर में कम से कम नहीं भी तो 4 क्वेश्चन लेके आएगा। जहाँ तक FCAT की बात है वहाँ पे भी वो 3 क्वेश्चन तो लेता ही लेता है, क्योंकि इसके अंदर यस या क्या नहीं अभी तो बहुत कुछ है इसके अंदर में। 10 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, हम लोग 10 टाइप्स पे डील करेंगे। ये तो अभी मैंने पहला टाइप स्टार्ट किया है, लेकिन हाँ पहले टाइप के ऊपर में भी क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट। तो मैं तो कहूँगा चेन रूल सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब में से, जो 10 टाइप्स है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा चेन रूल ही है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं? पहले तो इस फॉर्मूला को हमने डिराइव तो कर लिया, बट इसका एप्लीकेशन समझने के लिए हम लोग को 2-3 क्वेश्चन पहले करने पड़ेंगे। एक बार तुम कुछ क्वेश्चंस करोगे तुमको पता चल जाएगा कि भाई ये तो सिंपल सा है बिल्कुल, इसको तो आराम से कर सकते हैं हम लोग। तो मैं सीधा एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। ये फॉर्मूला बस तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, इसलिए मैं बाकी सब कुछ हटा दिया, खाली इस फॉर्मूला को छोड़ दिया हूँ। N1D1T1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू N2D2T2 अपॉन W2। इस फॉर्मूला के साथ जितनी जल्दी दोस्ती कर लोगे उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। अब मैं सीधा एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 15 लेबरर्स हैं, दे कैन फिल 35 बॉक्सेस इन 7 डेज। मतलब 15 लेबरर मिला के 35 बॉक्सेस को फिल कर देते हैं इन 7 डेज। अब क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लेबरर्स, उसने लेबरर्स को क्वेश्चन मार्क कर दिया, कैन फिल 65 बॉक्सेस इन 5 डेज। आई होप क्वेश्चन तुमको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि 15 लेबरर 35 बॉक्स को फिल कर लेते हैं 7 डेज में, तो कितने लेबरर लगेंगे 65 बॉक्सेस को फिल करने के लिए इन 5 डेज। अब तुम्हारा फॉर्मूला तुम्हारे ऊपर ही लिखा हुआ है, सो जस्ट ट्राई टू सॉर्ट इट आउट योरसेल्फ। आ गया सबको एक बार में समझ में? देख लो भाई, सबसे बेसिक क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया था। 15 लेबरर्स, अमाउंट ऑफ वर्क डन के अंदर में आएगा 35 बॉक्सेस, तो उसको नीचे कर लो, और डेज लगा है 7। T1 और T2 के बारे में कोई जानकारी है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट साइड में जाओगे तो N2 उसने मिसिंग कर दिया है, नंबर ऑफ बॉक्सेस 65 कर दिया, मतलब वर्क डन हो गया 65, और डेज फिर से दिया है 5। अब यहाँ पे तुमको कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिंपल कटिंग करो। सबसे पहला कटिंग यहाँ पे होगा, 5 इसको कट कर देगा 13 में, 7 इसको कट कर देगा 5 में, 5 इसको कट कर देगा 3 में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, N2 की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 13, दैट इज इक्वल्स टू 39। ये पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया क्या? इसमें कोई ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है, मतलब तुमको सिर्फ देखना है कौन कौन सी चीज़ें गिवन है फॉर्मूला में और कौन सी चीज़ मिसिंग है, और उसको उस फॉर्मूला के अंदर में प्लेस कर देना है। क्लियर है ये? चलो फिर सेकंड क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूला दिमाग के अंदर चला गया, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, अब तुम लोग अपने आप फॉर्मूला सोच लेना। इस बार तुम्हारा क्वेश्चन है कि 5 men वर्किंग 6 hours a day कैन डू अ वर्क इन 20 days। अब क्वेश्चन पूछ रहा है 15 men वर्किंग 8 hours a day कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। अब देखो मैंने वैसा लिख दिया है कि तुमको आराम से तुम उसको सेट कर सकता है। क्वेश्चन ऐसे नहीं लिखा हुआ मिलेगा, तुमको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, बट अगेन आई हैव डिक्टेटेड, और डिक्टेट करते समय मैंने उसको वैसे ही लगा दिया है जैसा तुम लोग को लगाना चाहिए। आ गया समझ में? हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है। 5 इंटू 6 इंटू 20, 15 इंटू 8 इंटू यहाँ पे D2 कर लो, बाकी कटिंग फटिंग तुम लोग खुद कर लो। 3 हो गया, 3 से ये गया 2 हो गया, और क्या कटेगा 4 के टेबल में 2, ये हो गया 5, और मैंने गलत काटा है तो देख लो, 2 से 2 गया, ठीक है 5 डेज बिल्कुल सही है। तो ऐसे क्वेश्चन तो कर लोगे। इसमें अब थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। ये तो हो गया बेसिक क्वेश्चन कि कुछ ट्विस्ट एंड टर्न था ही नहीं इन क्वेश्चंस में, तुमने सीधा एज इट इज वैल्यूज को पुट किया है। अच्छा, ट्विस्ट एंड टर्न कैसे होता है उसका एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर मैं ट्विस्ट करूं तो किस तरह से ये क्वेश्चन बन सकता है उसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन है 76 लेडीज कैन डू अ जॉब इन 33 डेज। 76 लेडीज किसी काम को 33 डेज में कर लेते हैं। नाउ ड्यू टू सम रीजन, अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ड्यू टू सम रीजन सम लेडीज डिड नॉट ज्वाइन द वर्क
एंड हेंस इट इज़ कंप्लीटेड इन 44 डेज। मतलब कुछ लेडीज़ काम पे नहीं आते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि नंबर ऑफ डेज वो डिले हो जाता है, 44 डेज लग जाता है। अब तुम्हारा क्वेश्चन यही है कि हाउ मेनी लेडीज डिड नॉट ज्वाइन द वर्क, हाउ मेनी लेडीज डिड नॉट ज्वाइन द वर्क। नाइनटीन आ रहा है। हाँ, जस्ट मेक श्योर दैट ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द सेम आंसर, क्योंकि क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा उसमें मैंने कुछ एक चीज़ छुपा ली है। अब देखो, हाँ, सबसे पहले N1D1 इज इक्वल्स टू N2D2, क्योंकि उससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तो 76 लेडीज़ अगर ढंग से काम करते तो काम 33 डेज में हो जाता, बट कुछ लेडीज़ काम करने नहीं आई, तो ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि X लेडीज़ डिड नॉट रिपोर्ट फॉर द वर्क। तो इसका मतलब है कि 76 माइनस X लेडीज़ काम कर रहे होंगे और इसकी वजह से 44 डेज लग गया। अब अगर यहाँ से तुम देखो तो 11 के टेबल में ये 3, ये 4 में गया, 4 इसको काट देगा 19 में, तो टोटल क्या हो गया 19 इंटू 3 57 इज इक्वल्स टू 76 माइनस एक्स, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 19। मतलब जो लेडीज़ काम पे नहीं आए हैं वो हैं टोटल 19। चलो ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ में आ गया अच्छे से। एक और कर लेते हैं, उसके बाद सेकेंड टाइप में जाएंगे। अब इसमें तुम लोगों को दिया हुआ है कि अ जॉब वाज असाइंड टू अ ग्रुप ऑफ मैन टू कंप्लीट इन 20 डेज। मतलब n आदमियों को एक काम दिया गया जिसको 20 डेज में करना है, बट 12 मैन डिड नॉट ज्वाइन द वर्क। इस क्वेश्चन में तुम्हारे मैन जो है 12 आदमी ऐसे निकल आए जो काम करने नहीं आए, और उससे क्या हुआ कि तुम्हारा जॉब 20 डेज के जगह 32 डेज में कंप्लीट हुआ। मतलब इट टुक 32 डेज टू कंप्लीट द वर्क, क्योंकि 12 आदमी काम पे नहीं आए। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज n, मतलब ओरिजिनली जो टोटल नंबर ऑफ आदमी थे वो कितने थे। आ गया समझ में? बिल्कुल सिंपल है, n इंटू 20। अब 12 आदमी नहीं आए, मतलब n माइनस 12 इंटू 32। अब 4 के टेबल में कट कर लो इसको, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8। सॉल्व करते हुए जाओ, 5n इज इक्वल्स टू 8n माइनस 96, यहाँ से 3n इज इक्वल्स टू 96, तो n की वैल्यू हो गई 32। चलो फर्स्ट टाइप मेरे ख्याल से तुम लोग सबको समझ में आ गया है। क्यों? 12 आदमी जब काम पे नहीं आए तो कितने आदमी काम किए होंगे? n माइनस 12, और 12 n से ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमारे पास में जो ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ मैन पावर है वो हमने पहले ही n लिया हुआ है। उनमें से 12 आदमी काम पे नहीं आए, तो फिर कितने आदमी काम करके फिनिश किए उसको 32 डेज में? तो ऑब्वियसली वो n माइनस 12 ही होगा। हाँ या ना में जवाब दे दो। क्लियर है ये चीज़? हाँ, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने जब ये सुना कि सम लेडीज डिड नॉट ज्वाइन द वर्क, तो मैंने उसको क्या लिखा 76 माइनस एक्स। उसमें मैंने ये एज्यूम कर लिया कि एक्स लेडीज काम पे नहीं आए होंगे तो उनको हटा देते हैं, और कितने लेडीज फिर कर रहे हैं तो वो हो जाएगा 76 माइनस एक्स। ठीक है, चलो डन कर दो पहले, फिर जाएंगे आगे नेक्स्ट वाले में। हाँ, अब सेकेंड टाइप जो इसके अंदर में आता है उसको हम लोग बोलते हैं री इन्फोर्समेंट एंड डिप्लीशन। अब ये दोनों वर्ड का मतलब जो है करीब करीब उल्टा है एक दूसरे का। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ना, और डिप्लीशन का मतलब होता है किसी चीज़ का कम होना। तो अब इन क्वेश्चंस में क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है वो हम लोग क्वेश्चन करके समझेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही तुम लोगों को समझाता हूँ इसमें किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे तुमको वो बोलेगा कि एक घर है जिसमें 100 आदमियों का खाना रखा हुआ है 30 दिन के लिए। अब ये 100 आदमी 10 दिन तक तो खाना खाते रहते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि 50 आदमी और आ जाते हैं। तो आप बताओ खाना कितने दिन तक चलेगा? तो इनको करने का, इस तरह के क्वेश्चन को करने का अपना एक तरीका होता है। वो तरीका तो मैं बताऊंगा, तुमको वैसे भी समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले ये डिसाइड करो कि इस क्वेश्चन में 50 आदमी और आ गए तो ये क्वेश्चन किस चीज़ का हुआ? रीइंफोर्समेंट का हुआ या डिप्लीशन का हुआ? रीइंफोर्समेंट का हुआ। बाकी तरीके का कोई चिंता नहीं है, तरीका एक ही है, चाहे क्वेश्चन रीइंफोर्समेंट का हो या डिप्लीशन का हो, तरीका एक ही है। अब मान लो यही क्वेश्चन को मैं ऐसे चेंज करके बोलूँ कि एक घर के अंदर में 100 आदमियों का खाना पड़ा हुआ है 30 दिन के लिए,
10 दिन तक यही 100 आदमी खाना खाते रहे, उसके बाद 30 आदमी भाग गए या मर गए सोच लो, तो अब खाना कितने दिन तक चलेगा? तो अभी जैसे ही मैंने बोला कि 30 आदमी भाग गए या मर गए, तो ये कहाँ चला गया क्वेश्चन, किस चीज़ का बन गया? डिप्लीशन का, क्योंकि आदमी तुम्हारा कम हो गया। ठीक है ना? तो चलो अब पहले तो एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझेंगे, फिर मैं तुम लोग को 2-3 क्वेश्चन बोलूंगा करने के लिए, वो तुम लोग करते जाना। तो जो क्वेश्चन पहले मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, सो दैट यू विल हैव एन आइडिया कि हाँ भाई ये है, ये चक्कर है। क्वेश्चन क्या है? 120 मैन का खाना रखा हुआ है घर के अंदर में 200 डेज के लिए। 120 आदमी 200 दिन का खाना खाने वाले हैं, एक घर के अंदर में रखा हुआ है। आफ्टर 5 डेज, मैंने 5 दिन तक तो सब कुछ ठीक है, बट आफ्टर 5 डेज 30 मैन डाइड ड्यू टू एपिडेमिक। कोई बीमारी है, भूखमरी, महामारी जो भी है, तो 30 मैन जो होते हैं वो 5 दिन के बाद मर जाते हैं। अब तुम्हारा क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग द रिमेनिंग फूड विल नाउ लास्ट। अब खाना कितने दिन तक चलेगा, ये है तुम्हारा क्वेश्चन। तो अभी तुम लोग मत करो, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, फिर तुम लोग करने के लिए 2-3 क्वेश्चन मैं दूंगा। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसमें लिखो N1D1 इक्वल्स टू N2D2, क्योंकि ये क्वेश्चन वहीं जा रहा है। 120 मैन के लिए खाना रखा हुआ था 200 दिन का, तो लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा रेडी हो गया, उसमें कोई चेंज तुमको करना नहीं है। 120 आदमी लोग के लिए खाना रखा हुआ था 200 दिन का। 5 दिन तक यही 120 आदमी खाना खाते हैं, मतलब यहाँ आ गया 120 इंटू 5, यहाँ तक कोई चेंज नहीं हुआ है, 5 दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। बट उसके बाद प्लस का साइन डाला, उसके बाद तुम देखो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 30 मैन डाइड ड्यू टू एपिडेमिक। अब 30 आदमी मर गए, लेकिन 5 दिन के बाद मरे, तो अभी तुमको यहाँ पे क्या करना है, 120 में से 30 घटा देना, और 120 में से 30 घटा दिया तो खाना कितने लोगों के लिए बचा, 90 डेज के लिए। और यही तुम्हारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि बोलो अब खाना कितने दिन तक चलेगा। अब पहले तो एक बार अच्छे से देख के बताओ, ये जो मैं रिलेशन बनाया वो समझ में आ गया सबको? कर लोगे तुम लोग खुद भी? जो मैंने लिखा है वो चीज़ समझ में आ रही है? बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि ये सर ऐसा कर रहे हैं, प्लस करके वहाँ से माइनस कर दिया, ठीक है कोई नहीं। तो अब तुम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करते समय स्मार्टली कर लेना, मल्टीप्लाई मत करना बहुत ज़्यादा। इसको इधर ले आओ, 120 इंटू 5 वाले को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ और 120 को कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा 200 माइनस 5 और 90 को कर दो नीचे। तो ये क्या बना, 120 इंटू 195 अपॉन 90 इज इक्वल्स टू टी। अब इसको 30 के टेबल में कट कर दो, ये जाएगा 4 में, ये जाएगा 3 में, और 3 195 को काट देगा 65 में। तो टोटल आंसर आ गया D इज इक्वल्स टू 65 इंटू 4, जो कि देगा तुमको आंसर 260 डेज। मतलब अब खाना तुम्हारा 260 डेज तक चलेगा। अब ये वर्किंग तुम्हारे सामने है, क्योंकि जो भी अब क्वेश्चन अब नेक्स्ट आने वाला है वो कहीं ना कहीं इन्हीं क्वेश्चन से मैच करेगा। तो पहले बताओ, 260 डेज ही चलेगा, मतलब टोटल खाना कितना चल गया, 265 डेज चल गया। अगर ध्यान से देखो तो चलना उसको चाहिए था 200 डेज तक, लेकिन अब वो चल गया है 265 डेज तक। पहले 5 दिन तो वही 120 आदमी खाना खा रहे थे, लेकिन उसके बाद 30 आदमी कम हो गए, तो खाना कितने दिन तक और चल गया, 260 डेज तक। जबकि लॉजिकली देखा जाए तो उसको 195 डेज में और ख़त्म हो जाना चाहिए था, बट चूंकि 30 आदमी कम हो गए तो वो खाना कब तक चल गया, 260 डेज तक चल गया। क्लियर है ये चीज़? हाउ लॉन्ग पूछा, हाउ लॉन्ग द रिमेनिंग फूड विल नाउ लास्ट, तो उस 5 दिन के बाद भी और 260 डेज तुम्हारा खाना चल गया है, मतलब टोटल 265 डेज तक चला है। ठीक है, चलो अभी करो, कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, एक हाउस में 750 आदमियों का खाना पड़ा हुआ है 20 वीक्स के लिए। अब जब मैं ये लिखता हूँ ना 750 मैन 20 वीक्स, समझ जाओ उसका मतलब यही है कि एक घर है, उसके अंदर 750 आदमियों का खाना पड़ा हुआ है 20 वीक्स के लिए। आफ्टर 4 वीक्स, मतलब 4 वीक तक तो सब कुछ ठीक रहता है, बट आफ्टर 4 वीक्स क्या होता है, दे आर री इन्फोर्स्ड बाई 450 मैन। री इन्फोर्स्ड मतलब 450 आदमी उन लोग को और ज्वाइन कर जाते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट, अब तुम्हारा खाना कितने दिन तक चलेगा। अगर 450 आदमी और आ जाते हैं तो तुम्हारा खाना कितने दिन तक चलेगा। करो इसको जरा जल्दी से।
कितना? 60 नहीं नहीं नहीं, वीक्स में आंसर आएगा ना। साढ़े 10 वीक कोई बोल रहा है, आई थिंक दैट इज द करेक्ट आंसर, 10 वीक्स ही होगा। देखो कैलकुलेशन करने में जो टाइम लग गया, कंसेप्ट गलत नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हो गया 750 इंटू 20, और फिर यहाँ पे 750 इंटू 4, उसके बाद 450 आदमी आ गए, तो 750 में 450 जोड़ोगे तो 1200 बन जाएगा। अब इसको डी करके छोड़ दो। अब जैसा तुम्हारा मर्जी है, तुम इसको इधर ला के माइनस कर लो या जो भी करना है। जैसे ये हो गया 15,000, यहाँ से आया 3,000, अब ये 1200 डी यहाँ रह गया, तो ये हो गया 12,000 अपॉन में 120, नहीं 1200 डी। अब 1200 को काटो इससे, हो गया 10 वीक्स में कहानी खत्म। आया समझ में? क्लियर है ना? अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है कि एक घर है जिसमें n आदमियों का खाना पड़ा है डी डेज के लिए। ना तो तुमको n बता रहा है ना डी बता रहा है। बोलता है हाउस हैड अ सर्टेन नंबर ऑफ फूड फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज। मतलब एक घर के अंदर में कुछ आदमियों का खाना पड़ा है फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज। आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 10 डेज 1/5 of manpower went away। 10 दिन के बाद क्या होता है? 1/5 of the manpower went away, और and it is found that now food will last as long as before। अब इस लाइन का मतलब समझ लो कि n आदमियों के लिए डी डेज का खाना था, 10 दिन तक यही n आदमी खाना खाते रहे, उसके बाद 1/5 ऑफ द मैन पावर वेंट अवे। लेकिन इससे क्या हुआ कि इट इज फाउंड दैट नाउ फूड विल लास्ट एज लॉन्ग एज बिफोर। मतलब जितने दिन तक खाना पहले चलने वाला था, अब भी खाना उतने दिन तक ही चलेगा। और तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे यही पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग वॉज दैट, हाउ लॉन्ग वॉज दैट। क्वेश्चन पहले बताओ, समझ में आ गया सबको? इज इट क्लियर? सर 50 डेज। नहीं, क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको? 50 डेज ठीक है, और आंसर ठीक है। हाँ, क्लियर है ये चीज? विनय को पूछो एक बार, विनय का तबीयत खराब है, उसको पूछो। विनय आ गया समझ में? चलो बताओ क्या करना है। सबसे पहले n आदमियों के लिए DDS का खाना था, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अभी 10 दिन तक कोई चेंजेस नहीं है, तो n इंटू 10 ही रहने दो। अब उसके बाद क्या हुआ? 1/5 ऑफ द मैन पावर वेंट अवे, मतलब n में से तुमको माइनस करना पड़ेगा n/5। और खाना अब कितने दिन तक चलेगा? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेम एज मेनी नंबर ऑफ डेज एज बिफोर। अब सारे साइड में देखो n जो है वो कॉमन है, तो n को कैंसिल कर दो कॉमन लेके, तो ये हो गया d इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे आ जाएगा 4/5, क्योंकि तुमने n को कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। अब ये बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, आराम से सॉल्व कर सकते हो। d माइनस 4/5 ऑफ d इज इक्वल टू 10, तो d का वैल्यू आ जाएगा 50 डेज। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घर के अंदर में n आदमियों का खाना है फॉर 30 डेज। एक घर के अंदर में n आदमियों का खाना है फॉर 30 डेज। आफ्टर 10 डेज, मतलब 10 डेज तक तो यही 30 आदमी खाना खाते हैं। आफ्टर 10 डेज 50 मोर मैन ज्वाइंड, 50 और आदमी आ जाते हैं, और खाना अब चलता है। नाउ फूड लास्टेड फॉर 16 डेज। अब 50 आदमी आ गए तो ऑब्वियसली खाना 30 दिन तक तो नहीं चलेगा, वो खाना लास्ट करेगा 16 डेज तक। तुम्हारे इस पूरे क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है, दैट इज कि इनिशियली जो नंबर ऑफ मैन पावर था वो कितना था, व्हाट इज n, ये निकालना है। 200। क्लियर है? 200 आ रहा है सबका? हाँ, तो बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये केस समझ में आ गया तुम लोगों को। हम लोग फिर भी एक बार इसको कर लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, n इंटू 30 लिख दिया पहले। अभी 10 दिन तक यही n आदमी खाना खाते हैं, उसके बाद क्या होता है, 50 और आदमी आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे कर दोगे n प्लस 50, और खाना अभी चलता है 16 दिन तक। बस इसको सॉल्व करो, सिंपल सा है। यहाँ पे 20n हो जाएगा, 30n माइनस 10n, इसको खोल लो तो 16n प्लस 800, इसको यहाँ खींच दो, 4n इज इक्वल्स टू 800, n का वैल्यू आ गया 200। ठीक है, आई होप ये यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब इसका जो थर्ड टाइप है उसको देख लेते हैं। टोटल 10 टाइप्स है, आज एक और टाइप और कर लेते हैं। अभी थर्ड टाइप का नाम है कंपैरिजन ऑफ एफिशिएंसी।
अब एफिशिएंसी को हम लोग कई बार इस तरह से भी डिनोट करते हैं, जैसे अभी तो मैंने एफिशिएंसी लिख दिया, एक इट्टा होता है। तो कंपैरिजन, क्या 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 चीज़ क्या बोल रहा है? अबे रुक जा एक मिनट, ठीक है? कौन बोल रहा है बीच में ये भी? आयुष, तुम चुपचाप बैठे रहो ना, क्या हो रहा है तुमको अच्छा खासा समझ में आ रहा है, तुम अभी आंसर देगा कि बढ़िया बढ़िया। तुम दे रहा था या कोई और दे रहा था? हाँ तो फिर चुपचाप रहो ना, काय का टेंशन ले रहे हो अभी आराम मैं से। दे रहा हूँ। हाँ, ये आवाज़ से आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे। कौन क्या दे रहा था वो तुम ही को मालूम है। कौन क्या दे रहा था बताओ जल्दी। ऋषभ, हाँ ऋषभ, तुम थे। ऋषभ। करेंगे परसेंटेज थोड़ा देर में करेंगे, अभी रुक जाओ, मेरा अपना एक कैलकुलेशन है ना, उसके हिसाब से चलता हूँ मैं। क्योंकि मुझे पता है कि फर्स्ट क्लास में 3 चीज़ें ही बता पाऊंगा, तुम लोग तीसरी चीज़ को कंसल्ट। तुमको पहला समझ में नहीं आया क्या? ये सब नहीं समझ में आया? ये सब जो, तो चुप रहो, चुप। नहीं नहीं नहीं, ये सब ना लिंक्ड है, उसमें तुम चेंज मत करो। अगली क्लास में बचोगे थोड़ी, तुमको वो लगाना ही पड़ेगा वहाँ पे, इसलिए बोल रहा हूँ। तुम अपना आराम से जैसा जैसा मैं करवा रहा हूँ वैसा वैसा करो, वहाँ पे चेंजेस कुछ मत करना, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाओगे पूरा। अभी तुम लोग जल्दी जल्दी बहुत कुछ सीख गया है। अभी देखा जाए तो चैप्टर को तुम लोग आधा घंटा भी नहीं हुआ है, बहुत कुछ पकड़ गया। हो सकता है इसके अंदर तुम्हारा क्वेश्चन भी निकल गया जो आने वाला है पेपर में, बट मुझे ना एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही रोकना, उससे पहले नहीं रोक पाऊंगा। देखो, कंपैरिजन ऑफ एफिशिएंसी में तुमको पहला लाइन ये बोलेगा कि तुम्हारे पास में कुछ नंबर ऑफ मेन जो हैं वो काम करते हैं इक्विवेलेंट टू कुछ नंबर ऑफ वुमेन, और वो जो कुछ नंबर ऑफ वुमेन है वो इक्वल है कुछ नंबर ऑफ बॉयज के साथ। वैसे इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा जाता है कि 1 मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज, और ऐसे ही कुछ लाइन लिख देगा, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन से 44 डेज। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे? और का मतलब होता है यहाँ पे इक्वल्स टू, मतलब 1 मैन जो है ही इज इक्विवेलेंट टू 2 वुमेन एंड इक्विवेलेंट टू 3 बॉयज। यहाँ पे तुम्हारा कंपैरिजन हो गया। अब इस पर्टिकुलर लाइन से तुमको क्या समझ में आया? कौन ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकता है, मैन वुमेन या बॉयज? जल्दी से। हाँ, मैन। और ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ही यही देखने को मिलेगा कि वो मैन को ज़्यादा एफिशिएंट बताएगा ही बताएगा। तो तुमको क्या करना है, जो बाकी दोनों हैं उनको मैन के फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ पे पहला केस ले लो, 1m जो है वो 2w के बराबर है, तो तुम्हारा 1w जो होगा वो कितने मैन के बराबर होगा? जल्दी से बताओ। हाफ। और सेम उसी तरीके से, हाँ हाफ में। अब उसी तरीके से अगर 1 मैन 3 बॉयज के बराबर है, तो यहाँ से बताओ एक बॉय कितने मैन के बराबर हुआ? 1/3। बस बस, ये संभाल के रख लो। अब तुमको क्वेश्चन किसके फॉर्म में करना है? मैन के फॉर्म में करना है। तो आगे क्वेश्चन तुमसे ये बोल सकता है कि अगर एक आदमी या 2 औरत या 3 बच्चे मिलके एक काम को 44 डेज में करते हैं, तो ये बताओ 1 मैन एंड 1 वुमेन एंड 1 बॉय कितने दिन में काम को खत्म करेंगे? तो अब तुमको यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा अपना चेन रूल। तो तुमने जब पहला लाइन लिखा तो वहां पे मेन को प्रेफरेंस दे दिया, तो तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड साइड है N1D1 और राइट हैंड साइड है N2D2, तो लेफ्ट हैंड साइड तो मुझे मिल ही गया, क्योंकि एक आदमी के टर्म्स में हम लोग कर रहे हैं, 44 डेज में अकेले काम को कर सकता है। अब अगर मैं एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे को एक साथ लगा दूं, तो इसका मतलब है राइट हैंड साइड में ये वैल्यूज को मुझे लिखना है। तो मैन है, वुमेन को तुमको लिखना पड़ेगा हाफ ऑफ अ मैन, और बॉयज की जगह लिखना पड़ेगा 1/3 ऑफ अ मैन, और इंटू D2 ये तुमको निकालना होगा क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करने का कुछ नहीं है, 44 हो गया, यहाँ से एलसीएम ले लो, 6 बना, 6 + 3 + 2। अब यहाँ से बन गया 44 इज इक्वल्स टू 11/6 इंटू D2। 11 इसको काट देगा 4 में, D2 का वैल्यू आ गया 24 डेज। मतलब अगर एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा मिलके काम करते हैं, तो वही काम जो मैन 44 डेज में कर सकता है, वो ये तीनों मिलके 24 डेज में कर लेंगे। तो क्वेश्चन में पकड़ना कहाँ से है क्वेश्चन को, कि अभी भी क्वेश्चन और लेके शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब है कि दैट इज कमिंग अंडर दिस कैटेगरी, कंपैरिजन ऑफ एफिशिएंसी। मैंने तुम लोगों को एक एग्जांपल अभी करके दिखाया है, 2 क्वेश्चन और दूंगा इसी तरह का, उसको करने का कोशिश करना, जहां पे तुमको बस इसी चीज को पकड़ना है। जैसे अब ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, 12 मैन और 18 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। ये क्वेश्चन का पहला लाइन हो गया, जहां पे तुमको कंपैरिजन दिख गया कि 12 आदमी जो है वो 18 औरत के बराबर काम कर सकता है। अगर 12 मैन काम कर रहे हैं तो 14 डेज लगेगा काम खत्म होने में, या 18 वुमेन काम कर रहे हैं तब भी 14 डेज लगेगा काम खत्म होने में। क्वेश्चन आगे तुमसे पूछ रहा है कि अगर 8 मैन एंड 16 वुमेन मिल के काम करें
तो काम कितने दिन में खत्म होगा, ये तुम्हारा क्वेश्चन। चलो करो जरा एक बार। कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। चलो करते हैं फिर, बाकी लोग एक बार देखेंगे। 9 इसका आंसर शायद सही है बिल्कुल। तो सबसे पहले 12 मैन को इक्वल कर लो 18 वुमेन के साथ। अब यहाँ से एक वुमेन की वैल्यू जो होगी वो 12/18 मैन हो जाएगी, जिसको काट के हम लोग लिख सकते हैं 2/3, मतलब 1 वुमेन इज इक्विवेलेंट टू 2/3 ऑफ अ मैन। तो हम लोग को तो क्वेश्चन मैन के फॉर्म में करना है, तो हम लोग का जो लेफ्ट हैंड साइड है N1 D1 वो तो रेडी हो गया, क्योंकि 12 आदमी 14 डेज में काम करते हैं, तो यहाँ पे 12 × 14 कर दो। अब जहाँ पे N2 लिखना है वहाँ पे ये बैठे हुए हैं 8 मैन, तो 8 मैन का तो मैन ही रहेगा, तो उसको 8 ही रहने दो। जहाँ 16 वुमेन लिखना है तो यहाँ पे ये इक्वेशन आया हुआ था तुम्हारा, एक वुमेन 2/3 मैन के बराबर है, तो 16 वुमेन हो जाएगी 32/3 मैन। तो यहाँ पे तुम रिप्लेस करोगे 32/3 इंटू D2 तुमको कैलकुलेट करना है। अब ये 12 × 14 यहाँ पे रह गया, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, तो ये 56/3 आ जाएगा। अब 14 के टेबल में ये 4 में गया, 4 इसको काटेगा 3 में, तो D2 हो गया 3 × 3 दैट इज इक्वल्स टू 9 डेज। अब बोलो ये समझ में आ गया? तो एक क्वेश्चन और देख के इसको खत्म करेंगे, फिर परसेंटेज में जाएंगे। ये बताओ ये समझ में आ गया सबको? देख लो एक बार अच्छे से, Yes, sir. क्लियर है? सब ठीक है। कौन क्या बोल रहा है पीछे से? क्या हो गया? आयुष को आज पागल कुत्ता काट के आया क्या तुमको? रे तुमको नहीं समझ में आएगा अभी ये, अभी तुम 2 महीना के बाद तुम्हारा नाम देखेंगे, ठीक है ना? तुम अभी समझ ही नहीं रहा है कि सर कर क्या रहा है, तुम अभी वो चीज़ समझ में ही नहीं आ रहा है तुमको बिल्कुल ही, ठीक है? तुम अभी ये बोल रहा है ना टाइम एंड वर्क, अभी चैप्टर कितना हुआ है तुम्हारा? 4 चैप्टर। अब यही जब बाद में 12-15 चैप्टर हो जाएगा ना, तुम ये भूल चुका होगा कि सर करवाए भी थे, तो मैं बोलूँगा भाई ये नहीं कर पाया, बोला अरे सर ये कैसे करना था, एक बार याद दिलाना, बोला भाई ये करना था, ये बोला कैसे, बोला अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसीलिए मुझे ना एक के साथ ना 3-3 4-4 क्वेश्चन करवाना पड़ता है, जस्ट टू मेक यू रियलाइज कि कल को तुम ये क्वेश्चन मार्क मत लगाओ मेरे ऊपर में कि सर आपने तो ये करवाया ही नहीं। वो एक तरीका है, वो एक पैटर्न चल रहा है जो कि तुमको फॉलो करना है। वहाँ पे तुम एक क्वेश्चन करके साइड नहीं हो सकता, बोला एक क्वेश्चन हो गया सर, हो गया खत्म। उसको अच्छा वो तुम कुछ और ही बोल रहे हैं, मैं उसको समझ कुछ और ही रहा हूँ। यही प्रॉब्लम हो जाता है ऑनलाइन ऑफलाइन में, पता है? पता नहीं तुम किस तरह से बोला, मैं उसको दूसरे तरीके से ले लिया। चलो देखो अभी 3 मैन, अब चलो लिखो 3 मैन और 5 वुमेन और 8 बॉयज। अब ये क्वेश्चन है, देखो इसमें खाली उसने चेंज क्या किया है, सबकी मात्रा थोड़ी थोड़ी बढ़ा दी है। 3 मैन और 5 वुमेन और 8 बॉयज कैन डू अ जॉब इन 38 डेज। मतलब अगर ये लोग करते हैं तो 38 डेज में हो जाता है, मतलब 3 आदमी एक काम को 38 डेज में कर सकता है, या फिर 5 औरत एक काम को 38 डेज में कर सकती है, या फिर 8 बॉयज एक काम को 38 डेज में कर सकता है। आगे क्वेश्चन चेंज हुआ, वहां से उसने पूछा कि अगर 6 मैन 10 वुमेन और 6 बॉयज मिलके काम करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म हो। चलो अभी काम करो जल्दी से। फिफ्टीन आ गया। 15 तो तुम्हारा देखो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं। एक बार देख लो, चेक कर लो, शायद कुछ गलती हो गई है। 3 मैन 5 वुमेन 8 बॉयज इन 38 डेज, और फाइंड करना है 6 मैन एंड 10 वुमेन एंड 6 बॉयज इन हाउ मेनी डेज।
थोड़ा सा कैलकुलेशन सही कर लो, मेरे ख्याल से आंसर अभी आया नहीं है, वो ऑप्शन में नहीं है तो गलत हो गया कहीं पे। कितना 8 आ रहा है, चलो 8 करेक्ट है, ठीक है। मैं फिर भी एक बार बता रहा हूँ, 8 डेज 3 मैन इज इक्वल्स टू 5 वुमेन इज इक्वल्स टू 8 बॉयज। अब यहाँ से एक वुमेन का वैल्यू निकाल लो जो कि आएगा 3/5 मैन, और उसी तरह से एक बॉय का वैल्यू निकालोगे तो वो भी आ जाएगा 3/8 मैन। इनको संभाल के रख लो, हमारे लिए जरूरी मैन है तो 3 इंटू 38 एक साइड में आ गया। अब दूसरे साइड में जाएंगे, 6 मैन की जगह 6 ही रहेगा। 10 वुमेन, अब देखो एक वुमेन 3/5 मैन के बराबर है तो 10 वुमेन हो जाएगी 3/5 इंटू 10 मैन के बराबर, जो कि आ रहा है 6। और फिर एक बॉय 3/8 मैन के बराबर है, 6 बॉयज क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 6 बॉयज का मतलब हो गया 3 इंटू 6/8 दैट इज 18/8। अब इंटू करके यहाँ पे d2 लिख दो। 3 इंटू 38 को मल्टीप्लाई मत करना, इसको चाहो तो थोड़ा कट कर सकते हो, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, 2 के टेबल में कट कर लो, 9 4 आ गया। अब इसको 4 कर लो पूरा, ये आ जाएगा ऊपर 57। 19 का टेबल अगर याद है तो ये दोनों वैल्यूज कट हो जाते हैं 2 और 3 में, 3 3 को काट देगा, 4 इंटू 2 कर लो, d2 आ गया 4 इंटू 2 दैट इज 8 डेज। अब बताओ ये जो तीनों टाइप मैंने बताए समझ में आ गया आज की क्लास में? बस यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ क्योंकि यहाँ तक एक्चुअली मुझे करना होता है फटाफट, फिर अगली क्लास में 3 टाइप और, फिर अगली क्लास में 3 टाइप खत्म उसके बाद। चलो अब यहाँ से मैं थोड़ा सा एक बार इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग को रोक रहा हूँ, फिर हम लोग चलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज में हम लोगों ने कल बेसिक क्वेश्चन किए थे, आज थोड़ा सा वैसे वाले क्वेश्चन करेंगे जिसमें सैलरी कंपेयर करते हैं एंड बताता हूँ अभी।